मैं एक अजीब दुनिया में जाग गया। एक ठंडी हिलती हुई गधे की गाड़ी पर बैठा हुआ एक उदास जगह की तरफ जा रहा था जिसे ब्लैकस्टोन डोमेन कहते थे। मैंने अभी अभी एक नोबल की बॉडी को टेक ओवर किया था जिसका नाम लिन था। मेरा भी वही नाम है जिसके परिवार को रिबेलियन के लिए सजा मिली थी। उन्होंने सब कुछ खो दिया था और मुझे इस जमी हुई पथरीली जमीन पर भेज दिया गया था जो मॉन्स्टर टेरिटरी के पास थी। वाह क्या बात है। मेरे पास ना मैजिक था ना कोई बैटल टैलेंट और मेरा जो सो कॉल्ड सिस्टम था वो बिल्कुल ब्रोकन लग रहा था। कोई मेन्यू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। जब गाड़ी ब्लैकस्टोन टाउन के एक मोड़ पर मुड़ी मैंने देखा एक भीड़ एक बड़े आग के इर्द गिर्द जमा थी। बीच में एक छोटी सी लड़की जिसके बाल चांदी जैसे थे एक लोहे के पिलर से बंधी हुई जल रही थी। चर्च इसे ट्रायल कह रहा था। मेरा पहला ख्याल था इतनी सारी लकड़ी बर्बाद हो रही है। मुझे इस पे गर्व नहीं है लेकिन मैं पहले बिजनेसमैन था। मेरे पुराने एम्प्लॉयज मुझे लिन द स्किन फ्लिंट कहते थे। एक बार मैं हार्ट अटैक के दौरान एम्बुलेंस का बिल बचाने के लिए हॉस्पिटल तक पैदल चला गया था। शायद इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने तुरंत ऊपर कूदकर चिल्लाया कि आग बुझाओ। मैंने उन्हें बताया कि मैं नया लॉर्ड हूँ और उनकी टैक्सेस बढ़ा दूंगा। काम कर गया। उन्होंने तुरंत पानी फेंका। फिर मैंने उस लड़की को देखा और अचानक एक फ्लोटिंग विंडो दिखा जो उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा था। उसका नाम अलीशिया था। उसके पास ए रैंक फायर मैजिक थी और वो भूखी थी। उसके शरीर पर जलने के घाव थे। विंडो ने उसकी फीलिंग्स भी दिखाई मेरे लिए। उसकी जान बचाने से मुझे पॉइंट्स मिले लेकिन लकड़ी के बारे में ज्यादा सोचने से काफी पॉइंट्स वापस चले गए। ठीक है, तो मेरा सिस्टम सच में रियल था। वो लोगों का स्टेटस पढ़ सकता था। मुझे अभी नहीं पता था इसका क्या मतलब है मेरे लिए, लेकिन चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी थी। जब मैंने अलीशिया को देखा मुझे एक आइडिया आया। उसके पास फायर मैजिक थी और वो 22 घंटे लगातार काम कर सकती थी। अपनी पुरानी लाइफ में मैं क्लीन एनर्जी से पैसे कमाता था। यहाँ भी क्यों नहीं, मैं उससे मैजिक से चारकोल बनवा सकता था और बेच सकता था। सिंपल बिजनेस आइडिया। मैं मुस्कुरा दिया। शायद मेरी स्माइल क्रीपी लगी क्योंकि उसकी अफेक्शन तुरंत कम हो गई। सबको नहीं जीत सकते। तभी एक चर्च ऑफिशियल आया। सफेद बाल, सफेद रोब और पीछे 2 आर्म्ड गार्ड्स। ऊपर से विनम्र लग रहा था लेकिन क्लियरली लड़की को जलाने आया था। उसने अपने गार्ड्स को वापस मेरी लकड़ी की तरफ ले जाना चाहा जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं ये होने नहीं देने वाला था। मैंने मिलान कोड का जिक्र किया, एक कानून जो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाने में मदद की थी, और सीधा कह दिया कि लड़की, लकड़ी और मेरी जमीन पर फैसला करने का हक सब मेरा है। चर्च के पास पावर है लेकिन ये मिलान एम्पायर है और यहाँ सेक्युलर लॉर्ड्स के भी राइट्स होते हैं। वो पीछे हट गया लेकिन जाने से पहले मेरे पैरों के पास एक टैक्स बिल फेंका। पता चला पिछले लॉर्ड ने 5 साल के चर्च टैक्सेस नहीं दिए थे। मैंने चेक किया, सब असली था। महंगा था लेकिन मैनेजेबल लगा। मैंने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं सब चुका दूंगा। वो मुस्कुराकर बोला, डेडलाइन 1 साल। ठीक है। बाद में एक पुराने टूटे हुए कैसल में मैं आग की रोशनी में पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था जब अलीशिया ने धीरे से मुझे थैंक्स बोला। मैंने उसे पहली बार ढंग से देखा। सफेद चेहरा, गहरे नीले आंखें, चांदी जैसे बाल, उसके घाव बैंडेज थे। मैंने सोचा थोड़ा काइंड बनकर उसे अपनी तरफ करूं। फिर मुझे चर्च का एक लेटर मिला जो पुराने बैरन के लिए था। वो उसे छुपा रहा था। सजा के रूप में हर साल उसका टैक्स डबल हो रहा था जब तक वो उसे हैंड ओवर न करे। लेटर 5 साल पुराना था। मैंने हिसाब लगाया, नॉर्मल टैक्स का 64 गुना, और मैंने इस साल का ट्रायल भी रोक दिया तो शायद और भी ज्यादा। मैं लगभग सोफा से गिर गया। फिर मैंने अलीशिया की तरफ देखा। वो अभी भी मेरे पास थी। उसके पास फायर मैजिक थी। मैं उसकी तरफ अपनी बेस्ट स्माइल के साथ बढ़ा। वो डर गई। मैंने धीरे से कहा, चलो मिलकर वैल्यू क्रिएट करते हैं। मैंने सीधा बोला कि वो मुझ पर बड़ा कर्जा चुका रही है और मुझे उससे काम करवाना होगा ताकि वो डेट कवर हो सके जो उसने कॉज किया। उसने गलत समझ लिया और कॉर्नर में चली गई जैसे मैं कुछ बुरा करने वाला हूँ। मैं तो बस उसका मैजिक ब्लॉकिंग कॉलर हटाना चाहता था ताकि वो यूजफुल बन सके। जब मैंने वो कॉलर निकाला वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं पागल हो गया हूँ। वो बार बार कह रही थी कि वो डेंजरस है, वो मुझे जला सकती है। मुझे समझ नहीं आया प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे क्यों जलाएगी, उससे क्या मिलेगा, ये तो बैड बिजनेस है। वो समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे लिए सिंपल था, जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही वो एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास एक यूजफुल स्किल है। मैंने उसे यही बोला। वो चुप हो गई। फिर उसने फायर प्लेस के ऊपर लगे पुराने पोर्ट्रेट को देखा और जोर जोर से रोने लगी। शायद किसी ने पहले भी उसे ऐसा कुछ कहा था। उसकी अफेक्शन मेरे लिए बढ़ गई। जो कंफ्यूजिंग था, वो रो रही थी लेकिन मुझे ज्यादा पसंद करने लगी। औरतें मार्केट से भी मुश्किल होती हैं समझना। जब वो रो रही थी मैं काम पर लग गया। मैंने एक पेन और ब्लैंक पार्चमेंट ढूंढा और 3 डॉक्यूमेंट्स लिखे। मैंने मिलान कोड के हिसाब से सब चेक किया, अपना लंबा नाम साइन किया और 2 पर सील लगा दी। जब वो शांत हुई मैंने पहला डॉक्यूमेंट दिया, एक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पूछा, क्या ये डीमन कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने कहा ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। वो लाइन बाय लाइन पढ़ने लगी। कोई हॉलीडेज नहीं क्योंकि रेस्ट टैलेंट वेस्ट करता है। और लास्ट क्लॉज में छोटे लेटर्स में लिखा था कि अगर वो मर भी गई तो उसका बॉडी और सोल मेरा ही रहेगा ताकि वो स्पिरिट बनकर काम करती रहे। उसने पूछा, क्या ये लीगल है? मैंने कहा मिलान कोड में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। उसने फिर भी साइन कर दिया। फिर मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट निकाला। मैंने अलीशिया को दूसरा पेपर दिया, साइंड साइड ऊपर रखकर। सोचा वो बिना पढ़े साइन कर देगी लेकिन उसने राइनहार्ट फैमिली का सील देखा और पेपर पलट दिया। टाइटल था ब्लैकस्टोन टेरिटरी के टाइटल से रिनंसिएशन एग्रीमेंट। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने उसे चाकू मार दिया हो। मैंने शांति से समझाया, उसका लास्ट नेम पुराने लॉर्ड जैसा ही था। उसने उसे 5 साल प्रोटेक्ट किया। कोई भी समझ सकता है वो फैमिली थे। इसका मतलब उसका भी लीगल क्लेम बनता है इस जमीन पर और मैं नहीं चाहता कि बाद
बाद में कोई आकर मेरे सामने वो क्लेम ले आए जब मैं पैसे कमा रहा हूँ। उसने मना कर दिया, शांत तरीके से, बिना ड्रामा के, लेकिन पूरी तरह से। वो अपने पिता की जमीन नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपना चेहरा हाथ से कवर कर लिया, ज्यादातर अपनी स्माइल छुपाने के लिए, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। मैंने दूसरे हाथ से तीसरा डॉक्यूमेंट निकाला, एक मॉर्टगेज एग्रीमेंट। उसे ओनरशिप छोड़नी नहीं थी, बस टेम्पररी कंट्रोल मुझे देना था। जब डेट क्लियर हो जाता और हम इनफ प्रॉफिट कमा लेते, मैं उसके लीगल राइट्स वापस कर देता। ये एक फेयर डील थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे उसके पास मेहनत करने का रीजन आ जाता। उसका गोल और मेरा गोल सेम हो जाता। मैं उसके पास झुककर धीरे से पूछा, क्या वो सच में देखना चाहती है कि चर्च उसके पिता का कासल तोड़ दे और राइनहार्ट फैमिली का क्रेस्ट हटाकर अपना बैनर लगा दे? उसने साइन कर दिया। उसकी अफेक्शन मेरे लिए बढ़ गई। उसे लगा मैं सिंसियर हूँ। मैं जोर से हंस पड़ा। उसका पहला काम मैंने दिया कि वो सारी फायरवुड, हाँ वही लकड़ी जिससे उसे जलाने की कोशिश की गई थी, उसे चाकोल में बदले। ये पथरीली जमीन टेढ़े मेढ़े पेड़ों से भरी हुई थी, मतलब रॉ मटेरियल हर जगह फ्री में मिल रहा था। चारकोल पूरे नॉर्दर्न मिलान में अच्छा बिकता था। अलीशिया की फायर मैजिक परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन कर रही थी, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 0 थी। क्लीन चारकोल, कोई कोल माइंस की जरूरत नहीं, और नॉर्थ का फ्रॉस्ट किंगडम भी फ्यूचर कस्टमर बन सकता था। लगभग परफेक्ट बिजनेस था। प्रोसेस समझाकर मैं कासल से निकल गया, खुद से गाता हुआ पुराने कार ड्राइवर को ढूंढने के लिए, ताकि पहली शिपमेंट का ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकूं। टाउन की तरफ जाते हुए मैंने एक अजीब आदमी देखा जो रोड के पास बैठा था। बड़ा सा ग्रे विग, एक ह्यूज बैकपैक और छोटी आयरन शवल से जमीन से छोटे काले पत्थर निकालकर बैग में डाल रहा था। खुद से खुश होते हुए बोल रहा था कि कितने प्योर लग रहे हैं। मैं रुककर उसे देखने लगा, फिर मैंने हाथ उठाया। मैं सिर्फ यहाँ से गुजर नहीं रहा, मैं नया लॉर्ड हूँ। डिगिंग टैक्स दो। धन्यवाद। मैंने उस आदमी को बोला कि उसे डिगिंग टैक्स देना पड़ेगा। वो कंप्लेन करने लगा कि वो बस एक स्कॉलर है जो रिसर्च कर रहा है। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता। उसने 3 कॉपर कॉइन्स दिए। मैंने उन्हें पॉकेट में डाल दिया और बोला मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मेरी पॉकेट को देखने लगा। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब लगा। उसके चेस्ट पर जो सिंबल था वो किसी भी स्कूल या ग्रुप से मैच नहीं करता था जो मुझे पता हो, और इस बॉडी को मिलान के बेस्ट ट्यूटर्स ने एजुकेट किया था। मैंने पूछा वो इतनी बेकार जगह पर इतनी दूर से सिर्फ काले पत्थर कलेक्ट करने क्यों आया है जब वो कहीं और से सस्ते में मिल सकते थे। उसने वीक एक्सक्यूज दिया कि उसे सीनरी पसंद है। मैंने सीधा बोल दिया कि कोई भी नॉर्मल इंसान साइट सीइंग के लिए इस वेस्टलैंड में नहीं आता। वो तुरंत फ्रीज हो गया, सीधा ट्रैप में आ गया। मैं उससे और प्रेस करने लगा। उसका एक्सेंट नॉर्दर्न नहीं था। जब उसने कहा कि वो कोस्टल रीजन से है, उसने गलत वर्ड यूज किया जो कोई लोकल कभी नहीं करता। वो मिलान का नहीं था। मैंने उससे बोला कि बार बार अपनी आइडेंटिटी छुपाना मुझे काफी रीजन देता है उसे स्पाई समझकर डिटेन करने का। वो हार गया। उसका नाम थियोडोर था। वो ब्रिटानिया से था, एक आइलैंड नेशन जो समुद्र के पार है, सेम कॉन्टिनेंट पर भी नहीं। उसने कहा वो रिसर्च के लिए दुनिया घूम रहा है। उसका गोल था मैजिक डिवाइसेस की कॉस्ट कम करना, एक सस्ता सोर्स ढूंढकर मैजिक ओर का। अभी जो बड़ा सप्लाई है वो चर्च के कंट्रोल में है, इसी वजह से मैजिक डिवाइसेस रेयर और महंगे हैं। थियोडोर ने सुना था एक पुरानी कहानी कि इस रीजन के ब्लैक स्टोन्स एंशिएंट मैजिक से बने हैं जो मैजिक ओर जैसा ही ओरिजिन रखते हैं। इसीलिए वो यहाँ आया था उन्हें पर्सनली स्टडी करने के लिए, और उसे मेरी परमिशन चाहिए थी ताकि वो कंटिन्यू कर सके। मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर अचानक मुझे समझ आया शायद मेरे पैरों के नीचे एक पूरी माइन हो सकती है। जब मैं इमेजिन कर रहा था कि ये ब्लैक स्टोन्स मुझे कितना अमीर बना सकते हैं, थियोडोर ने बताया कि उसकी रिसर्च अटक गई है। उसे हाई हीट चाहिए थी स्टोन्स टेस्ट करने के लिए, लेकिन इस टाउन में कोई फर्नेस नहीं था जो इतनी हीट दे सके। फिर उसने अपना प्लान बताया। उसने छुपकर फायरवुड में छोटे ब्लैक स्टोन्स डाल दिए थे ट्रायल से पहले, सोचकर कि विच की आग उन्हें हीट कर देगी। लेकिन ट्रायल रुक गया, और जब तक वो स्क्वायर पहुंचा सब राख भी गायब हो चुकी थी, क्योंकि मैं वो सारी लकड़ी अपने कासल ले आया था। मैंने अपनी टांग पर हाथ मारा। अगर वो स्टोन्स अभी भी लकड़ी में थे और अलीशिया उन्हें चाकोल में बदल रही थी फायर मैजिक से, तो वो परफेक्टली हीट हो चुके होंगे। मैंने थियोडोर को कासल चलने के लिए इनवाइट किया। वो थोड़ा अनईजी था मेरे तरीके देखकर, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी जीत गई। स्कॉलर्स ऐसे ही होते हैं। वापस आते हुए मैंने स्टेबल से घना धुआं उठता देखा। अच्छा, काम चल रहा था। मैंने आवाज लगाई, एम्प्लॉय नंबर 1। अलीशा ने वापस चिल्लाकर जवाब दिया। हम कोर्टयार्ड में कुछ देर तक आर्ग्यू करते रहे। थियोडोर दूर खड़ा अपना सर पकड़कर खड़ा था। जब हम फाइनली चाकोल वर्क एरिया पर मिले, थियोडोर ने नोटिस किया कि अलीशिया लोकल से अलग दिखती है। वो कुछ अच्छा बोलने वाला था मेरे बारे में कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तभी उसने देखा कि अलीशिया अपना चेहरा पोंछ रही है और उसकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है। वो इतना कंफ्यूज हो गया कि जो कह रहा था वो भूल गया। उसके रिकवर करने से पहले ही मैंने उसे कामली बोला कि अब वो भी मेरी प्रोटेक्शन में है, वरना मैं उसे स्पाई, जमीन को पॉइजन करने और फ्रॉस्ट किंगडम के साथ मिलने के चार्ज में रिपोर्ट कर दूंगा। उसके बैग में जो सॉइल सैंपल्स थे वो मेरे लिए काफी एविडेंस थे। वो शॉक में मुझे देखने लगा। मैं मुस्कुराकर बोला कि हाँ, मैं उसे थ्रेटन कर रहा हूँ, सीधी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर मैं झुककर चाकोल में सर्च करने लगा। जो ढूंढ रहा था मिल गया। मैं खड़ा हुआ और अपनी पाम खोली। एक काला पत्थर जो हल्की लाल रोशनी से चमक रहा था, हार्ट बीट की तरह पल्स कर रहा था। थियोडोर की आंखें फट गई। कोई भी देख सकता था कि ये अनयूजुअल है, लेकिन एक एक्सपर्ट तुरंत समझ जाता इसका मतलब क्या है। ये ग्लो प्रूफ था कि अब स्टोन में फायर एलिमेंट मैजिक का ट्रेस आ
चुका है। मेरी जमीन अब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो चुकी थी। तो मिस्टर थियोडोर, मैंने कहा, चलिए अंदर चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते हैं। थियोडोर ने बिना ज्यादा रेजिस्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। वो ग्लोइंग स्टोन उससे पूरी तरह अट्रैक्ट हो चुका था। उसकी रिसर्च पेटेंट्स अब ब्लैकस्टोन हेवी इंडस्ट्रीज के नाम पर होंगी और सब एम्प्लॉयज के बीच शेयर होंगी। उससे असल में कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस रिसर्च कंटिन्यू करना चाहता था। फिर अलीशा ने पॉइंट आउट किया कि कैसल को अभी भी क्लीनिंग की जरूरत है। वो सही थी। हम तीनों ने पूरा दिन रूम साफ करने में लगा दिया। मैंने सजेस्ट किया कि टाइम बचाने के लिए एक ही रूम शेयर कर लेते हैं। अलीशा ने जोर से मना कर दिया। जब तक काम खत्म हुआ तब तक मिडनाइट हो चुकी थी और हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया था। मैंने वो खाना निकाला जो मैंने प्रिपेयर किया था, ब्लैक ब्रेड। अलीशा ने अपनी प्लेट को देखा, फिर मुझे देखा। थियोडोर ने अपनी ब्रेड को फोक से टैप किया जैसे वो कोई मटेरियल सैंपल टेस्ट कर रहा हो। मैंने एक छोटा सा स्पीच दिया हमारी जर्नी के बारे में और पानी का ग्लास उठाकर टोस्ट किया। किसी ने भी अपना ग्लास नहीं उठाया। मैंने पहले ब्रेड खाया ताकि दिखा सकूं कि सब ठीक है। सब ठीक नहीं था। टेस्ट बिल्कुल लकड़ी चबाने जैसा था। मैंने दोनों को बोनस में एक पतला सा हैम का स्लाइस दिया, इतना पतला कि उसके पार से देखा जा सकता था। मैंने खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया। अलीशा ने अपना फोरहेड पकड़ लिया और मुझे डांटने की कोशिश छोड़ दी। दोनों ने ब्रेड ट्राई किया और तुरंत थूक दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मुझे कुछ एक्चुअल कुक करना पड़ा। अलीशा ने कहा कि वो आग के पास अपनी मैजिक कंट्रोल खो सकती है। थियोडोर ब्रिटानिया से था, जहाँ का खाना मेरी रेपुटेशन से भी ज्यादा खराब माना जाता है। तो मैंने एप्रन पहना और किचन में चला गया, चुपचाप ये सोचते हुए कि क्या मैं सच में यहाँ का लॉर्ड हूँ। तब मैंने नोटिस किया कि हैम गायब है। आधा पीस, लगभग 2 पाउंड पूरा गायब। मैंने अलीशा से पूछा, उसने मना कर दिया। मैंने हर कोने चेक किया, कोई चूहा इतना वेट नहीं उठा सकता। तब मेरी गर्दन के पीछे ठंडी हवा लगी। किचन का विंडो जो बंद था अब आधा खुला था। मैं धीरे से आगे बढ़ा और देखा कि वुडन फ्रेम में कुछ सिल्वर बाल अटके हुए थे जो हवा में हिल रहे थे। वो अलीशा के बाल का कलर नहीं था। मेरा दिल रुक गया। मैंने नाइफ पकड़ लिया। मेरे सर के ऊपर से क्रंचिंग की आवाज आई। मैंने धीरे से ऊपर देखा। अंधेरे बीम पर कुछ बैठा था, मूनलाइट के किनारे पर, इंसान जैसा शेप लेकिन पूरा फर से कवर्ड। वो चबाना बंद कर दिया जब उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ। 2 सुनहरी स्लिट जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं बिल्कुल स्टिल खड़ा था, ऑलरेडी सोच रहा था कि अगले जन्म में किस टाइप की दुनिया में जाना चाहूंगा। तब मेरा सिस्टम पहली बार आवाज किया, डिंग। मैं रात में किचन में गया और वहां एक स्ट्रेंजर मिला जो मेरा हैम खा रहा था। कोई नॉर्मल स्ट्रेंजर नहीं, एक वुल्फ गर्ल, लिटरल वुल्फ गर्ल। वुल्फ ईयर्स, वुल्फ पॉज, एक बड़ा फ्लफी टेल और फर क्लोथिंग जो इस वेदर के लिए काफी पतली लग रही थी। सिस्टम ने दिखाया उसका नाम आयोना है, वुल्फ ट्राइब से, और वो बहुत बहुत भूखी है। मैं ज्यादा फोकस हैम पर कर रहा था। वो 2 पाउंड का अच्छा हैम था। तुम्हें पता है उससे रिप्लेस करने के लिए मुझे कितना चारकोल बेचना पड़ेगा? मैंने उसे रुकने को बोला। वो मुझ पर ग्राउल करने लगी और कैसल को अपना घर बोलने लगी। मेरा कैसल, मेरा इनहेरिटेड लीगल प्रॉपर्टी, और वो मुझे इंट्रूडर कह रही थी। मैंने उसे लॉ से थ्रेटन किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने नाइफ टेबल पर जोर से मारा और अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में चिल्लाने लगा। वो सीधा मेरी आंखों में देखती रही, धीरे से अपना मुंह खोला और एक ही बाइट में बचा हुआ 1/3 मीट खा गई, बोन समेत। फिर अपनी टेल हिलाने लगी। मैं लगभग गिर गया। तब अलीशा अंदर आई और पूछा क्या हो रहा है। मैंने चिल्लाकर बोला, हैम को बचाओ। अलीशा डर गई और किचन विंडो की तरफ भागी, वही विंडो जिससे वो अंदर आई थी। मैंने पहले ही समझ लिया था और उसे ब्लॉक कर दिया था। फिर भी वो सीधा मुझ पर जंप कर गई। उसका वेट इतना था कि मेरी सांस रुक गई। कुछ करने से पहले ही उसने मुझे फेस डाउन फ्लोर पर पिन कर दिया और मेरी बैक पर बैठ गई जैसे कोई हंटिंग कॉन्टेस्ट जीत लिया हो, अभी भी हैम मुंह में पकड़े हुए। थियोडोर दौड़ कर आया और चिल्लाया कि वो मुझे किडनैप कर रही है। अलीशा ने कैंडल उठाई और अपने हाथ में फायर मैजिक रेडी की वार्निंग के लिए। सब फ्रीज हो गए। अलीशा स्ट्रगल कर रही थी अपनी स्पेल कंट्रोल करने के लिए ताकि मुझे भी न जला दे। मैं जमीन पर पड़ा मुश्किल से सांस ले रहा था और सोच रहा था कैसे निकलूं। तब मुझे कुछ सॉफ्ट और फ्लफी मेरी हैंड से टच हुआ, उसकी टेल। मैंने उसे पकड़ लिया और जोर से स्क्वीज किया। वो चिल्लाई। टेल पकड़ना काम कर गया, लेकिन मैं सच में डर गया था। वो मुझसे काफी स्ट्रांग थी। फिर भी मैंने टाइट पकड़ बनाए रखी ताकि अलीशा को अटैक का चांस मिले। वुल्फ गर्ल की आवाज धीमी हो गई, उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से गायब हो गई और वो मेरी बैक पर गिरकर रोने लगी, बोल रही थी कि अब वो कभी शादी नहीं कर पाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अलीशा को बोला अटैक करो। उसने अपनी मैजिक वापस ले ली और मुझे घिन से देखने लगी जैसे प्रॉब्लम मैं हूँ। उसकी अफेक्शन कम हो गई। थियोडोर ने बोला मैं इनअप्रोप्रिएट टैक्टिक्स यूज कर रहा हूँ जो अपैरेंटली मिलान के नोबल्स के लिए नॉर्मल है। अलीशा ने अग्री किया कि हाँ, ज्यादातर नोबल्स परवर्ट्स होते हैं। मैं यहाँ विक्टिम हूँ। किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। आखिरकार हमने आयोना को फायर प्लेस के पास एक चेयर से बांध दिया। उसके बाल ब्लैक और व्हाइट थे, हस्की डॉग जैसे। मैंने थियोडोर का विग बोरो किया, एक छोटा वुडन हैमर लिया और डिक्लेयर किया कि
ब्लैकस्टोन सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है। वो किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, बस बार बार बोल रही थी कि वो प्योर नहीं रही। अलीशिया प्रॉपर विटनेस बनने से मना कर रही थी और बस टाइम वेस्ट होने की कंप्लेन कर रही थी। मैंने सच में आंसू बहाए लॉस्ट हैम के लिए और फिर भी कंटिन्यू रखा। फिर आयोना ने रोते हुए बताया कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि अगर कोई लड़की की टेल टच करे तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब उसके हिसाब से मैंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। रोते रोते उसने बाकी सब भी बताया। उसका परिवार अपना घर खो चुका था, वो साउथ भागती हुई यहाँ आई और जब रायनहार्ट कैसल खाली मिला तो उसने सोचा ये उसका नया घर है। फिर हम आ गए और उसे लगा हम उससे चोरी कर रहे हैं। क्लासिक लीगल मिसअंडरस्टैंडिंग। अलीशिया ये सब सुनकर इमोशनल हो गई। मुझे ये सब बेकार लगा, लेकिन मैंने नोटिस किया कि आयोना के पास स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट टैलेंट है और वो फ्रॉस्ट किंगडम को जानती है, यूजफुल। और वो काफी टाइम से कैसल का स्टोर्ड फूड खा रही थी। फ्री मील्स मेरे बजट में नहीं थे। तो एक लंबी रात के बाद जहां अलीशिया और थियोडोर ने आयोना को बेसिक लॉ और बेसिक बायोलॉजी समझाई, फाइनली उसे समझ आ गया कि कैसल का एक ओनर है और सिर्फ एक टेल ग्रैब से वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। उसने धीरे से माफी मांगी। उसके कान झुक गए थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर मैंने उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट स्लाइड किया और कहा कि यहाँ फिंगरप्रिंट लगाने का मतलब है वो यहाँ खाना खा सकती है। उसने पूछा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने बोला, कुछ नहीं, बस यहाँ प्रेस करो और मैं तुम्हें बाकी हैम दे दूंगा। उसने तुरंत प्रेस कर दिया। उसकी अफेक्शन सीधा मैक्सिमम हो गई। उसे लगा मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। रात भर मैं अपने सिस्टम के बारे में सोचता रहा। लगता था वो सिर्फ उन लड़कियों की इन्फॉर्मेशन दिखाता है जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैं इतना थक गया था कि ज्यादा सोच नहीं पाया। सुबह तक चारकोल का पहला बैच रेडी हो गया। मुझे उसे जल्दी बेचना था। चर्च का डेट खुद से पे नहीं होने वाला था। मैंने डिसाइड किया कि आयोना को बॉडीगार्ड बनाकर ले जाऊंगा। वो स्ट्रांग थी, सिंपल थी और खाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। बस प्रॉब्लम उसकी भूख थी। एक रात में ही वो एक हफ्ते का राशन खा चुकी थी। मैंने चुपचाप डिसाइड किया कि मैं खुद सिर्फ एक मील पर डे खाऊंगा पैसे बचाने के लिए। मैंने उसे हुड वाला सर्वेंट कोट पहना दिया ताकि टाउन में उसके वुल्फ ईयर्स और टेल हाइड हो जाएं। उसे लॉन्ग स्कर्ट पसंद नहीं आई। मैंने उसे हैम का प्रॉमिस दिया, वो तुरंत चुप हो गई। टाउन सेंटर में मुझे पुराना कार ड्राइवर मिला। उसने बोला रात भर में रोड्स जैम हो गए हैं और उसका गधा आइस हैंडल नहीं कर सकता। मैं वहां खड़ा अपने नेल्स चबा रहा था। 64 टाइम्स चर्च टैक्स मेरे सर पर लटक रहा था। तब आयोना ने मुझे अपनी आधी खाई हुई ब्रेड दी और बोला, खाना वरीज दूर करता है। मैंने उसे देखा, फिर स्नो को देखा, फिर उसकी एस रैंक एंड्योरेंस, स्ट्रॉन्ग लेग्स और हस्की जैसी पर्सनालिटी के बारे में सोचा। हस्की स्लेड खींचती हैं। मैंने टाउन के कारपेंटर से डोंकी कार्ट के व्हील्स निकलवा कर कर्व्ड वुडन रनर्स लगवा दिए। मैंने आयोना को हार्नेस पहना दिया। थियोडोर अमेज था। अलीशिया चिल्लाई। आयोना को ये फन लगा। मैंने एक हैम बोन को स्टिक पर बांधा, उसके सामने पकड़ा और सबको पीछे हटने को बोला और तुरंत अपनी लाइफ के सब डिसीजंस रिग्रेट करने लगा। रोड पॉट होल्स से भरी थी। व्हील्स नहीं थे, मतलब कुशनिंग भी नहीं थी। आयोना फुल स्पीड में बोन के पीछे भाग रही थी और मैं वुडन सीट पर उछल रहा था जैसे मुझे सजा दी जा रही हो। मैं प्रॉपर्ली स्क्रीम भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ सिर पीछे करके मुंह खोल रहा था। मैं स्टिक नहीं छोड़ सकता था वरना वो रुक जाती, लेकिन मैं बेहोश होने वाला था। हम एक मोड़ पर ड्रिफ्ट हुए, कुछ ब्रांचेस तोड़ते हुए निकले और एक माउंटेन रोड पर इम्पॉसिबल स्पीड से निकल गए। उस रोड पर रेनडियर स्लेड्स का कॉन्वॉय रुका हुआ था। उन्होंने हमें चुपचाप देखते हुए पास होते देखा। मैं इतनी स्पीड से गायब हो गया कि कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। बस एक गार्ड ने नोटिस किया कि कार्ट खींचने वाले के पीछे एक फ्लफी टेल थी। एक कैरेज के अंदर एक औरत जिसके ठंडे लाल आंखें थी। उसने कर्टन उठाया और हमें देखते हुए बोला कि आयोना उसके लोगों में से है और एक इंसान उसे चला रहा है। वो खुश नहीं लग रही थी। मैं कभी वो राइड नहीं भूलूंगा। मैंने पूरी जान लगाकर पकड़ बनाए रखी, ब्रेड को पेट में रखा और हैम बोन को स्टीयरिंग की तरह यूज किया। मैप इतनी स्पीड पर पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन हर झटका मुझे थोड़ा सा होश में रखता था। जब व्हाइट पाइन सिटी की वॉल्स फाइनली दिखाई दी, मैंने आयोना को चिल्लाकर बोला कि रुकने पर मीट मिलेगा। उसने अपने पैर जमीन में घुसा दिए और टेल को पैराशूट की तरह फैला दिया। हम गेट से 200 मीटर पे नुके और जमीन में 2 गहरी लकीरें बन गई। गार्ड्स पैनिक हो गए और वेपन्स उठा लिए। लाइन में खड़े लोग भाग गए। जब डस्ट सेटल हुआ, मैं कार्ट पर झुका हुआ था, मुश्किल से जिंदा, और आयोना पूछ रही थी मीट कहाँ है। कार्गो सेफ था, स्लेड भी ठीक था, सिर्फ मेरी बैग खराब हो गई थी। सिटी के अंदर सब वैसे ही था जैसा मैंने सोचा था। संकरी अंधेरी गलियां, बिल्डिंग्स एक दूसरे पर झुकी हुई और जमीन फ्रोजन कीचड़ से भरी थी, जो मिट्टी, कचरे और कुछ ऐसी चीजों से बनी थी जिन्हें मैं सोचना नहीं चाहता। मैंने तुरंत परफ्यूम बिजनेस के बारे में सोचना शुरू किया। लोग आयोना को देखकर घूर रहे थे जो स्लेड खींच रही थी। उसने हुड पहना हुआ था और वो एक हार्ड वर्किंग बच्ची जैसी लग रही थी जो हैवी काम कर रही है। फिर भी सब लोग फुसाफुसी कर रहे थे कि मैं परवर्ट हूँ। उसने सुबह में ही 3 आदमियों जितना खाना और एक 2 पाउंड हैम खा लिया। ये बेसिक एनर्जी मैनेजमेंट था, किसी को समझ नहीं आया। मुझे गोल्डन ग्रेन गिल्ड मिला, वही लोगो जो कैसल किचन के फ्लावर बैग पर था। एक लॉर्ड होने के नाते मुझे स्ट्रीट पर गुड्स बेचने की जरूरत नहीं थी। अगर गिल्ड के साथ डील हो जाए तो वो फ्यूचर डिलीवरीज हैंडल कर सकते हैं। मैंने आयोना को बाहर कार्ट के साथ छोड़ दिया गार्ड करने के लिए, जिसके ऊपर खाना भी रखा था, जिसका मुझे तुरंत रिग्रेट हुआ, और मैं अंदर चला गया। अंदर जगह गर्म थी और सस्ती स्पाइसेस और
और पुराने वीट की स्मेल आ रही थी। काउंटर के पीछे एक मोटा आदमी बैठा था, डॉसन। हर उंगली में रिंग्स, हाथ में वॉलनट्स घुमा रहा था और आंखें बिल्कुल उस आदमी जैसी जो लोगों से ज्यादा पैसे लेता हो। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और बोला, ग्रेन प्राइसेस 20% बढ़ गए हैं। मैंने बोला, स्नो को ब्लेम करना कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। उसने मेरे कपड़े देखे, समझा मैं गरीब नहीं हूँ और खड़ा होकर मुस्कुराया। फिर मैंने बोला, मैं ब्लैकस्टोन का नया बैरन हूँ। उसकी स्माइल चेंज हो गई, पूरा नहीं गई लेकिन पीछे कुछ बदल गया, हल्की सी नफरत। उसने पीछे से ब्लैकस्टोन का अकाउंट लेजर मंगवाया। ये अच्छा साइन नहीं लग रहा था। जब डॉसन ने लेजर बुलाया तो एक शांत सा लड़का ग्रिफिन उसे लेकर आया। मेरे सिस्टम ने दिखाया उसके पास ए रैंक स्काउट टैलेंट है और वो किसी फ्रॉस्ट टॉक्सिन से पॉइजन्ड है। इंटरेस्टिंग था लेकिन अभी मेरा प्रॉब्लम नहीं था। डॉसन ने पुराने बैरन का डेट दिखाया और बोला, पे करो। मैंने लेजर खुद चेक किया। जो प्राइसेस वो चार्ज कर रहा था वो उस टाइम के सिमिलर ऑर्डर से डबल थे। उसके इंटरेस्ट रेट्स मिलन लॉ तोड़ रहे थे और वो एक डेड आदमी पर भी लेट फीस लगा रहा था। मैंने उसे सीधा सीधा सब बोल दिया, जोर से। ग्रिफिन जो अप्रेंटिस था हल्का सा मुस्कुराया। डॉसन उस पर चिल्लाया। फिर उसने ऊपर से कुछ बड़े आदमियों को बुलाया। मेरे पैर कांपने लगे लेकिन मैंने अपनी आवाज स्टेडी रखी और बोला कि मैं वाइकाउंट विसोंग से मिलने जा रहा हूँ और अगर मैं इंजर्ड पहुंचा तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। डॉसन बोला, वाइकाउंट उसका फैमिली जैसा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने टैक्टिक चेंज की। मैंने बोला कि मैंने उसके बुक्स में सीरियस इरेगुलरिटीज नोटिस की हैं जो टैक्स इवेजन जैसी लग रही हैं। मेरे पास सॉलिड प्रूफ नहीं था लेकिन मैं उस जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हमें बाहर निकाल दिया और बोला, गोल्डन ग्रेन गिल्ड कभी भी ब्लैकस्टोन को एक दाना तक नहीं बेचेगा, एक भी सड़ा हुआ ग्रेन। मैं ठंडी सड़क पर निकला और खुद से पूछा कि ये सक्सेस था या फेलियर। इतना थक गया था कि डिसाइड नहीं कर पाया। तो मैंने सड़क पर ही एक जगह ढूंढ ली सोने के लिए, आयोना को लिविंग हीटर बनाकर। पेट्रोल गार्ड्स ने हमें तुरंत पकड़ लिया। हम भाग गए। इस भगदड़ में हमारा स्लेड एक इन के एंट्रेंस के सामने अटक गया। ओनर गुस्से में बाहर आया, फिर आयोना को ठंडी और बेचारी हालत में देखा और उसे फ्री रूम दे दिया। मैं भी अंदर घुस गया। छोटा सा रूम, नेक्स्ट डोर बाथरूम से बदबू, हार्ड बेड, बिल्कुल फ्री, परफेक्ट। मैंने आयोना को बेड से उतार दिया। वो फूड बैग के पास फ्लोर पर कर्ल होकर सो गई, खुश होकर, क्योंकि मैंने उसे कल बड़ा मील देने का प्रॉमिस किया था। मैं लेटे लेटे सब कुछ सोच रहा था। डॉसन वापस आएगा, वो बिजनेस इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्वाइट अप्रेंटिस ग्रिफिन किसी से छुप रहा लग रहा था। अलीशिया की फायर मैजिक उसका पॉइजन क्योर कर सकती है जो फ्यूचर में काम आ सकता है। मुझे अलीशिया का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना था, विस्काउंट से मिलना था और सबसे इंपॉर्टेंट चारकोल बेचना था। मैं फाइनली ठीक से सो गया। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मैंने सपना देखा एक लड़की का जिसके बाल ब्राइट रेड थे। हमने बचपन में कोई प्रॉमिस किया था। मैं उसका एंड सुनने से पहले ही उठ गया। मैंने अपनी यादों में सर्च किया। मेरे एज की कोई नोबल लड़की ऐसे बालों वाली नहीं थी और अगर थी भी अब कोई मतलब नहीं। जब मेरा परिवार गिरा सब कनेक्शंस खत्म हो गए। कोई दोस्त नहीं, कोई एलाई नहीं, एक पेट डॉग तक नहीं। दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं पलटा ही था कि च्यूइंग की आवाज आई। आयोना ने फूड बैग का 1/3 खा लिया था। मैं चिल्लाया। वो गिल्टी लग रही थी। मैंने फिर से उसे मीट का प्रॉमिस दिया। इस बार उसकी अफेक्शन गिर गई क्योंकि शायद वो मेरे प्रॉमिसेस समझने लगी थी। ठीक है, शायद वो उतनी सिंपल नहीं थी जितना मैंने सोचा। मैंने अपना फूड प्लान और कट कर दिया। अब 2 दिन में एक बार खाने का डिसाइड किया और विस्काउंट विजिट के बारे में सोचने लगा। ऑफिशियल रीजन रिस्पेक्ट देना था, रियल रीजन फ्री मील लेना था। जब मैं मुस्कुराता हुआ टाउन में चल रहा था, शैडोज में कहीं एम्बर आइज वाली एक जोड़ी हमें देख रही थी। किसी ने रिपोर्ट किया कि सेकंड टारगेट मिल गया है, वो हमें फॉलो करते रहेंगे। मैं व्हाइट पाइन चर्च में घुसा और सीधा ग्लास डोनेशन बॉक्स को घूरने लगा। प्रीस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। किसी ने तुरंत उसे हटा दिया ताकि मैं ज्यादा न सोचूं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन दिया, ब्लैकस्टोन का नया बैरन, और अलीशिया का फेक डेथ सर्टिफिकेट और एक छोटा एशेस का बैग दिया। मैंने अपनी सबसे कोऑपरेटिव स्माइल लगाई और कैजुअली बोला कि शायद इनहेरिटेड डेट रिकंसिडर हो सकता है। प्रीस्ट का चेहरा अजीब हो गया। उसने बोला, बिशप ने पहले ही उन्हें मेरे बारे में बता दिया है। बिशप, वही ग्रे हेड आदमी जो बर्निंग के वक्त था, वो मुझसे पहले यहाँ पहुंच गया था। तब मुझे समझ आ गया, 64 टाइम्स का टाइप, एक कॉइन भी कम नहीं होगा। प्रीस्ट ने सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया बिना ढंग से चेक किए, लेकिन वार्निंग दी कि अगर कभी हिडन विच का रिपोर्ट मिला और इन्वेस्टिगेशन हुई तो मेरा डेट फिर डबल हो जाएगा और मुझे माउंट मैलना पर काम करना पड़ेगा। मैं बाहर निकला, अंदर से खोखला महसूस करते हुए। मुझे अलीशिया को बहुत अच्छे से छुपाना पड़ेगा। आयोना बाहर वेट कर रही थी, फिर से भूखी। उसकी एपेटाइट और बढ़ गई थी क्योंकि मैं उसे ज्यादा काम करा रहा था। मैंने डिनर स्किप करने का आइडिया छोड़ दिया और उसे प्रॉमिस किया कि आज एक प्रॉपर मील मिलेगा रोड के उस बड़े घर में। मैंने उसे बोला, हुड मत हटाना और भागना मत। वो सेंटेंस खत्म होने से पहले ही भाग गई। मैंने रोप पकड़ी और भीड़ में घिसते हुए उसके पीछे गया। विस्काउंट मैलेंजर ने हमें अपने रेजिडेंस के बाहर वेलकम किया। ब्लॉन्ड बाल, फ्रेंडली मुस्टैच, जेन्युइन स्माइल। उसने बोला मेरे फादर ने कभी उसकी हेल्प की थी और मुझे मिलकर खुशी है। मैं वेट कर रहा था उस फेक वार्मथ का जो लोग यूजुअली दिखाते हैं। मैं लोगों को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन इस बार कुछ भी फेक नहीं लगा। वो सच में सिंसियर था। अच्छा मौका। मैंने स्लेड पर रखा चारकोल याद किया। मैंने आयोना से एक बॉक्स लाने को बोला और विस्काउंट को गिफ्ट दिया। उसने ध्यान से देखा और उसकी आईब्रोज ऊपर उठ गईं। अंदर से व्हाइट था, जो हाई क्वालिटी चारकोल का साइन होता है। जितना व्हाइट चारकोल उतना ज्यादा वैल्यूएबल, स्पेशली नोबल्स के लिए जो आउटडोर बैंक्वेट्स और हंट्स में
यूज करते हैं। उसने बोला वो पूरी विंटर से ऐसे चारकोल ढूंढ रहा था। उसने बिना हेजिटेट किए बॉक्स एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपना चेहरा काम रखा और कैजुअली पूछा कि क्या मैं ब्लैकस्टोन चारकोल बेचते वक्त उसका नाम मेंशन कर सकता हूँ। उसने तुरंत हाँ कर दिया। फ्री एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम अ विस्काउंट। मैं स्माइल नहीं रोक पाया। विस्काउंट के एस्टेट पर डिनर मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था इस दुनिया में आने के बाद। आयोना ऐसे खा रही थी जैसे पूरी किचन खत्म कर देगी। सर्वेंट्स लगातार डिशेस ला रहे थे। विस्काउंट की मुस्टैश हर प्लेट के साथ हिल रही थी। मैं उसके पास चुपचाप जल्दी जल्दी खा रहा था, डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश करते हुए सॉस में लिपटा हुआ। मैंने खाने के दौरान फूड प्रॉब्लम उठाया। मैंने बोला गोल्डन ग्रीन गिल्ड ने अचानक ब्लैकस्टोन से सप्लाई देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गया है। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने डॉसन को फैट पिग बोला था और उससे टैक्स एवेजन की धमकी दी थी। फैक्ट्स टेक्निकली सही थे, बस थोड़े एडजस्ट किए हुए। मैंने पूछा क्या विस्काउंट इंटरवीन करके मीडिएट कर सकता है। डॉसन का नाम सुनते ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया, कुछ बीच का, प्रॉब्लम और डिसलाइक जैसा। पता चला डॉसन का नाई विस्काउंट की फैमिली से मैरिज के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन विस्काउंट इस बात से खुश नहीं लग रहा था। उसने कहा अगर ये सिर्फ डॉसन का डिसीजन है तो वो हेल्प कर सकता है, अगर बैरन रोज नाम का कोई इन्वॉल्व है तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं बिल्कुल श्योर था कि इसका बैरन रोज से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जीरो कनेक्शन। तो मैं रिलैक्स हो गया, अपना मील फिनिश किया और पूछा कि क्या हम लेफ्ट ओवर्स घर ले जा सकते हैं। उसने अलाउ कर दिया। मैंने आयोना को बोला विस्काउंट को थैंक यू बोलो। उसने खुशी से बोला। उस रात दूसरे हिस्से में सीन इतना प्लेजेंट नहीं था। कुछ लोग ब्लैक क्लोक्स में डॉसन के गिल्ड में घुस गए, उसके बॉडीगार्ड्स को ऐसे क्रॉस करते हुए जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। डॉसन अपने काउंटर के पीछे पीछे हट रहा था, कांप रहा था, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। एक औरत सफेद हुड में लाल आंखों के साथ उससे पूछ रही थी कि उसके लोगों को कहाँ ले जाया गया। उसने कहा उसे नहीं पता, किसी ने पैसे दिए और एक टीम बोरो की, बस इतना ही। उसने पूछा और कौन ज्यादा जानता होगा। वो नाम बोलने लगा, पॉल, वो क्वाइट अप्रेंटिस जिसका आवाज हैवी था और जिसमें शराब की स्मेल आती थी। लेकिन बोलने से पहले ही पीछे से एक छोटा नाइफ आया और उसके गले में घुस गया। वो अप्रेंटिस अंधेरे से बाहर आया। उसने अपनी स्लीव रोल की और अपने हाथ पर बना रेड स्नेक टैटू दिखाया। सफेद हुड वाली औरत ने तुरंत पहचान लिया, ब्लड स्नेक सोसाइटी। उसने अपने लोगों को बोला उसे मार दो। मुझे ऑब्वियसली सबका कोई आइडिया नहीं था। मैं तो उस रात आराम से सो रहा था, लेफ्ट ओवर मीट बैग में था और मेरे दिमाग में एक प्लान बन रहा था। विस्काउंट के एस्टेट से निकलने के बाद मैं और आयोना सीधा स्ट्रीट पर बैठ गए और चारकोल बेचना शुरू कर दिया। मैं मार्केट वेंडर की तरह चिल्लाया, हर कस्टमर को पर्सनली प्रेस किया और 20th कस्टमर के लिए बाय 4 गेट 1 फ्री का ऑफर भी दिया। आयोना ने थीव्स हैंडल किए। मैंने उसे हर पकड़े गए चोर पर एक फूड पीस देने का प्रॉमिस किया और वो सरप्राइजिंगली इसमें बहुत अच्छी हो गई। शाम तक एक एक पीस सेल हो गया। मैंने वही डिसाइड कर लिया कि डॉसन से मैटर सेटल होने के बाद भी मैं उससे डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में यूज नहीं करूंगा। अपनी रेपुटेशन खुद बनाना बेटर है। मैंने क्राउड को अनाउंस किया कि ब्लैकस्टोन व्हाइट चारकोल आता रहेगा। फिर मैं आयोना को कार्ट शॉप ले गया। मैंने स्लेड को वापस व्हील्स में कन्वर्ट करवाया और हॉर्सेस देखने गया। शॉप ओनर ने डेजर्ट हॉर्सेस, ग्रासलैंड हॉर्सेस, वॉर हॉर्सेस सब दिखाए। मैंने हर एक का प्राइस कम करने को बोला। आखिर में एक बूढ़ा ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स मिला जो लोगों को काट भी लेता था। मैंने वही खरीद लिया। फिर उससे बेसिक गियर पर भी और बार्गेन किया। वो आदमी एंड तक टूटा हुआ लग रहा था। मैं बिल्कुल ठीक था। इसी बीच शहर के किसी और कोने में एक सफेद कपड़ों वाली औरत लाल आंखों के साथ मुझे ढूंढ रही थी। उसने डॉसन के गिल्ड में ब्लड स्नेक असासिन का काम खत्म कर दिया था और अब अपने दूसरे टारगेट को फॉलो कर रही थी। अपेरेंटली मैं ब्लैकस्टोन का बैरन, जिसे चर्च और विस्काउंट के घर में देखा गया था। उसने पता लगाया कि मैं इनमें रुका हूँ और सिर्फ एक गार्ड के साथ आई थी ताकि किसी को डर न लगे। वो लोग सेकंड फ्लोर के विंडो से चुपके अंदर आए, कॉरिडोर में साइलेंटली चले और हमारे रूम तक पहुंच गए। अंदर से उसे आयोना की आवाज आई जो पूछ रही थी सब ठीक है, और मैं उसे बोल रहा था खाना खाते रहो। उसने दौड़ तोड़ दिया, गंदे नीचे दर्जे के इंसानों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बस शांति से खाना खाना चाहता था। मैं बेड पर पड़े कॉइन्स के बैग को स्मेल कर रहा था, अपनी पहली रियल प्रॉफिट से खुश। तभी डोर ब्लास्ट हो गया। मेरा पहला थॉट था क्या मुझे इसका पेमेंट करना पड़ेगा। आयोना डर के मारे बेड पर चढ़ गई। एक सफेद रोब वाली औरत अंदर आई और मुझे मरने के लिए रेडी होने को बोला। मेरा सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। उसका नाम एना केनियोट था, ड्रैगन बॉर्न, 3 मैजिक टाइप्स के साथ, जिनमें S रैंक आइस मैजिक भी थी और उसकी फेवरेबिलिटी मेरे लिए -50 थी। उसने मुझे गंदा गंजा बंदर बोला। कुछ बोलने से पहले ही एक बड़ा टाइगर क्लैन का आदमी कहीं से आया, मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे हवा में उठा लिया जैसे मैं कोई चिड़िया हूँ। उसके सिस्टम पैनल ने दिखाया वो मुझे एक पंच में मार सकता है। उसकी फेवरेबिलिटी भी -50 थी। मैंने जल्दी से सब कनेक्ट किया। फ्रॉस्ट किंगडम का नया रॉयल फैमिली पोलर रीजन का एक मिस्टीरियस क्लैन है। ये औरत उनकी प्रिंसेस थी और वो आयोना के लिए आई थी। वो धीरे धीरे आयोना की तरफ बढ़ी और उसे घर चलने को बोला। आयोना ने ग्राउल किया और मेरी तरफ डिफेंड करने लगी। प्रिंसेस ने इसे अब्यूज ट्रॉमा समझा और डिसाइड किया कि मुझे विंड मैजिक से वॉल के पार फेंक देगी। मैं पतली बाथरूम वॉल तोड़कर नेक्स्ट रूम के बाथरूम में जा गिरा। बदबू बहुत खराब थी। वो मेरे पीछे आई, एक हाथ में आइस ब्लेड बनाकर, और पूछा उसके लोग कहाँ हैं। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन ये समझ गया था कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मैंने इधर उधर देखा। मेरे पास एक ही चांस था। जब वो आइस ब्लेड बना रही थी, मैंने पास पड़ा बकेट उठाया, बाथरूम वाला
वाला बकेट और उसका पूरा कंटेंट उस पर फेंक दिया। उसका सफेद रोब अब सफेद नहीं रहा। मैंने उसका रिएक्शन देखने का वेट नहीं किया। मैं चिल्लाया आयोना को विंडो से जंप करने को और खुद बाथरूम से भाग गया। मैं बाहर लैंड हुआ, अपने कॉइन्स बैग को चेक किया कि सेफ है और आयोना को बोला मुझे उठाकर भागो। पीछे से एक ऐसी चीख आई जो पूरे व्हाइट पाइन सिटी में गूंज गई। टेम्परेचर तुरंत गिर गया, हर तरफ बर्फ जमने लगी। प्रिंसेस वापस अपनी आवाज पा चुकी थी और कसम खा रही थी कि मेरी रूह को 10,000 साल तक जलाएगी। हम तब तक दूर निकल चुके थे। आयोना की बैग पर बैठा मैंने पूछा, क्या ये वही औरत है जिसने उसके ट्राइब पर अटैक किया था? उसने कहा नहीं। उसके पेरेंट्स ने बताया था अटैकर्स ह्यूमंस थे, शायद हायर्ड मर्सनरीज। फ्रॉस्ट किंगडम का पुराना हिस्ट्री है ह्यूमंस को यूज करना राइवल ट्राइब्स पर अटैक करने के लिए, स्पेशली जब स्नेक क्लैन रूलर्स थे। मैंने सोचा था नया रॉयल फैमिली अलग होगा, शायद पूरी तरह नहीं। मुझे एक सेफ जगह चाहिए थी। सबसे ऑब्वियस था विस्काउंट का मैंशन। ये अभी भी मिलान टेरिटरी है। प्रिंसेस बिना ऑफिशियल नोटिस के आई थी, जो रूल्स के खिलाफ है। वो भी एक छोटे बैरन के लिए। विस्काउंट के घर पर ओपन कॉन्फ्लिक्ट रिस्क नहीं करेगी। हम वापस उसके गेट पर गए। विस्काउंट ने मुझे थोड़ा थका हुआ एक्सप्रेशन देकर पूछा, क्या मैं फिर डिनर के लिए आया हूँ? मैंने बोला मैं डेंजर अवॉइड कर रहा हूँ और अटैक एक्सप्लेन किया, लेकिन ये नहीं बताया किसने किया। डिप्लोमेटिक मैटर्स केयरफुल हैंडल करने पड़ते हैं। उसने मेरी बात सुनी और फिर एक अनएक्सपेक्टेड बात बोली। उसने उस दोपहर डॉसन से बात करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन वो लेट पहुंचे। डॉसन मर चुका था, गले में छोटे नाइफ से कट। सीन पर मैजिक और फाइटिंग एनर्जी दोनों के साइंस थे। मल्टीपल लोगों ने फाइट की थी, लेकिन सिर्फ डॉसन और उसके गार्ड्स की बॉडीज मिली। मैंने रोस्टेड चिकन खाते हुए सोचने लगा, मिसिंग बंदा था वो क्वाइट अप्रेंटिस ग्रिफिन, जिसके पास पॉइजन और डी रैंक फाइटिंग एनर्जी थी। वो गायब था। उसने खुद डॉसन को मारा और फिर वैनिश हो गया। मैंने विस्काउंट को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मुझे लो थ्रेट इंडिविजुअल कहा, मतलब वो मुझे सीरियस नहीं लेता और मैं चाहता था ये ऐसे ही रहे। एक गलत लफ्ज और शायद मेरे तरफ भी एक छोटा नाइफ आ जाता। तब मैंने नोटिस किया एक सर्वेंट प्लेन पॉरेज लेकर बैक कॉरिडोर की तरफ जा रहा था, डाइनिंग टेबल की तरफ नहीं। मैं यहाँ 2 बार खा चुका था और कभी विस्काउंट की फैमिली को नहीं देखा। मैंने धीरे से पूछा, क्या घर में कोई बीमार है? उसका नाइफ और फोक रुक गया। उसकी आंखों में दर्द सच में गहरा था। विस्काउंट ने बताया उसका सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर है, उसका बेटा, और वो बीमार है। चर्च के एक सेंट ने देखकर कहा ये नॉर्मल इलनेस नहीं है। फिर वो भी गिव अप कर गया। अब सिर्फ पुराना मिलान मेथड बचा था, ब्लड लेटिंग। मुझे उस पर थोड़ा तरस आया, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखी। मैंने सीधा बोला कि मैंने ईस्टर्न स्कॉलर्स से कुछ मेडिकल टेक्निक सीखी है। बिल्कुल बकवास, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोला। विस्काउंट ने उसे एक लाइफलाइन की तरह पकड़ लिया और तुरंत मान गया। हम डाइनिंग रूम से निकले। सर्वेंट्स को बोल दिया आयोना को जितना चाहे खाना देते रहे। पेशेंट के रूम में 5 फायर प्लेसेस फुल जल रहे थे। मैं पास गया तो पहचान गया, अंदर वही व्हाइट चारकोल जल रहा था जो मैंने गिफ्ट किया था। उसने माफी मांगी और बोला जो चारकोल शॉर्टेज की बात की थी वो एक्चुअली इसलिए थी क्योंकि उसे रूम को हमेशा गर्म रखना पड़ता है। विंटर हंटिंग वाली बात सिर्फ एक्सक्यूज थी। बेड पर एक पेल ब्लॉन्ड लड़का पड़ा था, उसका बेटा। हैवी ब्लैंकेट्स के नीचे स्टीम लगातार उठकर सीलिंग पर जम रही थी। इतनी नमी थी कि लकड़ी तक सड़ने लगी थी। विस्काउंट ने बताया 1 साल पहले वो घोड़े से गिरा था, तब से उसका बॉडी टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। ये हीट बस उसे जिंदा रखे हुए है। मेरा सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। उसने एक डार्क कर्स डिटेक्ट किया, कर्टेन ऑफ इंटरफेरेंस, जो असली चीज छुपाने के लिए यूज होता है। उसके नीचे फ्रॉस्ट आइस पॉइजन था, वही पॉइजन जो ग्रिफिन के बॉडी में था। मेरे गर्दन पर ठंडी पसीना आ गया। ये मैटर मेरे सोच से बड़ा था, लेकिन मुझे एक आइडिया आया। जो चीज ग्रिफिन को फंक्शनल रखती थी वही अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पॉइजन को स्लो करता है। मैंने काम रहकर विस्काउंट को वाइन सजेस्ट की। वो डाउटफुल था, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था। हमने फनल से थोड़ा नॉर्डन बार्ली विस्की उस लड़के के मुंह में डाला। धीरे धीरे उसके चेहरे पर रंग वापस आया। स्टीम उसके बॉडी से फूटने लगी। वो खांसा, फिर उसकी आंखें खुल गईं। विस्काउंट की दाढ़ी कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे बिना कंट्रोल के। वो अपने बेटे को पकड़कर रो रहा था और मैं कोने में खड़ा अपनी फी कैलकुलेट कर रहा था। मेरा सिस्टम डिटेल्स दिखाने लगा। फ्रॉस्ट आइस पॉइजन पुराने स्नेक ट्राइब का बना हुआ, जो फ्रॉस्ट किंगडम से निकाला गया था। जो डार्क कर्स लड़के पर था वो हर 2 हफ्ते में रिन्यू होता है। मतलब जो भी उसे पॉइजन कर रहा है वो रेगुलरली आता है। ये एक प्लान्ड स्कीम है और इसका कनेक्शन ग्रिफिन से है, जो डॉसन को मारकर गायब हो गया। मैं बिल्कुल चुप खड़ा रहा और सोचता रहा। इस शहर में 2 अलग फोर्सेस काम कर रही हैं, एक स्नेक ट्राइब से कनेक्टेड, एक ड्रैगन क्लैन प्रिंसेस से, और इन सब में मेरा कनेक्शन सिर्फ आयोना है। मैं किसी जाल में नहीं, सीधा सांपों के गड्ढे में खड़ा हूँ। मुझे तुरंत निकलना होगा। मैंने पेमेंट पैसे में नहीं ग्रेन में लिया। अलीशिया की फायर मैजिक के बारे में कुछ नहीं बोला, वही असली क्योर। जितने कम लोग उसे जाने उतना से। विस्काउंट ने मुझे रात के लिए गेस्ट रूम दिया। मैंने फिर से आयोना को बेड से नीचे फेंक दिया। वो फ्लोर पर गिरकर मुंह बनाने लगी। मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गार्ड्स ग्राउंड पर सोते हैं ताकि नीचे से अटैक देख सकें। वो थोड़ा सोची और मान गई। मैं बेड पर लेटा हुआ सब कुछ सॉर्ट कर रहा था जो मैंने सीखा, और फाइनली इस दुनिया में आने के बाद पहली बार सच में पीसफुल स्लीप ली। सुबह जल्दी उठा, एक ही गोल था, शहर से जल्दी निकलना। मैंने सोती हुई आयोना को उठाया और गेट की तरफ चल दिया। सर्वेंट्स पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे, फर्नीचर मूव कर रहे थे, सब अर्जेंट क्लीन हो रहा था। कुछ हो रहा था। मैंने इग्नोर किया और चलता रहा। मेरा इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था भाग जाओ। मैं गेट तक पहुंचा और उसे खोला। वो वहीं खड़ी थी, वही लाल आंखें, वही ठंडी किलिंग इंटेंट, लेकिन इस बार वो फॉर्मल ब्लू और व्हाइट गाउन में थी, ग्लास जेम्स लगे हुए। उसके सफेद बालों में छोटे हॉर्न्स दिख रहे थे और एक स्केल्ड टेल उसके ड्रेस के पीछे। वो प्रॉपर्ली तैयार होकर
होकर ऑफिशियल तरीके से आई थी। मेरे पीछे एक सर्वेंट चिल्लाया कि फ्रॉस्ट किंगडम की प्रिंसेस विस्काउंट से मिलने आई हैं। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। मैंने डोर बंद किया, फिर लेफ्ट हैंड से दोबारा खोलकर चेक करने के लिए। सेम चेहरा, सेम किलिंग इंटेंट और भी खराब एक्सप्रेशन। मैंने फिर बंद कर दिया। मैं वहां खड़ा फास्ट सोच रहा था। भागना ऑप्शन नहीं था। अगर मैं डिप्लोमेटिक विजिट के दौरान भागता तो मिलान इसे इंसल्ट मानता। उसके कॉन्सिक्वेंसेज उससे भी बुरे होते जो वो मेरे साथ करती। उसका गार्ड भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद बाहर वेट कर रहा हो मुझे फॉलो करने के लिए अगर मैं भागूं। अब सिर्फ एक सेफ ऑप्शन था, विस्काउंट की प्रोटेक्शन के अंदर रहना।